हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आपको 17 मार्च 2020 शिफ्ट 2 के पेपर कराने वाला हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में 17 मार्च 2020 के शिफ्ट 1 के पेपर के सॉल्यूशन में आपको करवा चुका था। इस वीडियो में मैं 17 मार्च 2020 शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। ये वीडियो को आप पूरा देखिए और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें हमसे पूछ सकते हैं। और आप कोई भी आने वाले एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम या कोई भी एसएससी एमटीएस या कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारा का सारा पीडीएफ डेली प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो चलिए इस शिफ्ट के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है चेक करते हैं एक बार। तो देखिए क्या है, पहले मेरा ए है बी है, यानी कि ए हमारा आता है 1 पे और बी आता है हमारा 2 पे। यानी कि इस तरीके से अगर हम 1 + 2 करेंगे तो मेरा कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, सी। तो यहाँ पे सी मेरा दिया हुआ है। उसी प्रकार देखते हैं एच और जे। एच आता है मेरा 8 पे और जे आता है मेरा 10 पे। उसके बाद 8 + 10 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा मेरा 18। और 18 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, 18 पे हम कौन सा लेटर आता है हमारा, तो आर आता है। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा आर, जो कि कमीशन ने इसका राइट आंसर के को माना है, जो कि बच्चों ने इसका चैलेंज किया था। तो कमीशन ने इसका फिर से रिवाइज जब आंसर की रिलीज़ किया था तो इसमें उसने इस क्वेश्चन को गलत माना था और आर को सही आंसर उसने माना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले आरव की माँ की आयु आरव की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष बाद उसकी आयु आरव की आयु की दोगुनी हो जाएगी। आरव की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लड़ाई कंसेप्ट लगा देंगे। लड़ाई कंसेप्ट से कोई भी कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो एज रिलेटेड वो सारा आसानी से बन जाता है। चलिए हम यहाँ पे लड़ाई कंसेप्ट लगा देंगे। पहले कौन है, आरव की माँ, यानी कि माँ को हम लिख देते हैं चलिए तो माँ, और यहाँ पे हम आरव लिख देते हैं। आरव क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले आरव की माँ की आयु, यानी कि 5 वर्ष पहले आरव की माँ की आयु आरव की आयु कितनी है। आरव 1 है तो उसकी माँ की आयु कितनी है, 3 है। ठीक है, उसके बाद बोलता है 5 वर्ष बाद, यानी कि ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि 10 साल बाद हो गया एक तरह से। ये 10 साल बाद कितना है, उसकी आयु आरव की आयु की दुगनी हो जाती है, यानी कि आरव का जो भी आयु है उससे कितना हो जा रहा है, दुगनी। तो लड़ाई कंसेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे। 2:1 2 अब 1:3 3। तो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 - 2 1। 1 रेशियो का वैल्यू मेरे हमको कितना दिया हुआ है, 2:10 20 हो जाएगा। 1 - 10 10, यानी कि 20 - 10 10, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू मेरा कितना 10 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि आरव की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम इसको 1 रेशियो जो 10 आया इसको हम सबसे ऊपर वाले रेशियो से इक्वेट करेंगे। 1:10, यानी कि 1 का वैल्यू जो यहाँ पे आरव की आयु हमको पूछा है वो 10 है। लेकिन ये 10 जो है वो 5 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान पे आने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें +5 ऐड करना पड़ेगा। तो +5 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, जो कि आरव की वर्तमान आयु होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अगर आरव की माँ की वर्तमान आयु पूछता तो हम क्या करते हैं कि पहले 1 रेशियो जो है 10 उसको पहले 3 रेशियो को इक्वेट करते हैं। तो कितना हो जाता, 3 रेशियो = 30। उसमें फिर हम +5 ऐड करते तो हो जाता 35, जो कि आरव की माँ की वर्तमान आयु हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों या संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में कोई भी उतना कुछ है नहीं, बस इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी आएगा हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और जिस पे मेरा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम ज़्यादा सारे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, जो आंसर है एक बार उसी को चेक कर लेंगे कि
उस पर मेरा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है कितना है, प्लस और भागा। तो देखते हैं वो मेरा आता है कि नहीं। 18 क्या करेंगे, पहले भाग के जगह हम प्लस कर देंगे, 9 कर देंगे, उसके बाद प्लस के जगह हम भागा कर देंगे। तो भागा 9 गुना 8, देखते हैं कितना आता है। पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। तो 18 + 9 कितना होता है मेरा, 27। 27 भागा 9 गुना 8, तो 27 भागा 9 मेरा कितना हो जाएगा, 3। 3 गुना 8 बराबर 24, जो कि मेरा इस पे वैल्यू सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 13 और 17, 13 यानी कि 13 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा आता है हमारा, 15 तो प्राइम नंबर है नहीं, 17। 13 के बाद 17 यानी कि नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार 73 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम चेक करें कि इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है। तो देखें कि 73 के बाद 75 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये तो 3 से भी और 5 से भी कट रहा है, और भी ढेर सारे इसके मल्टीपल हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर तो है नहीं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि 79 ही मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 73 के बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा 79, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 3129 को CCI के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 3129 को क्या लिखा गया है, CCI। यहाँ पे देखिएगा अच्छा से, आप तो क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि 3 पे तो हमारा आता है C, वो यहाँ पे C लिख दिया। उसके बाद 9 पे हमारा आता है I, तो वो I भी लास्ट में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो बीच वाला C है उसको डायरेक्ट 3 ना लिख के वो 1 और 2 लिखा है, यानी कि 1 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तब जाके मेरा 3 आएगा, और 3 पे मेरा लेटर कौन सा आता है, C। तो ये उसी प्रकार हो रहा है, यानी कि बीच वाले लेटर को सीधा न लिख के वो कुछ प्लस करने पे मेरा जो वैल्यू आ रहा है उसके बराबर जो आ रहा है उसके बाद वो मेरा वैल्यू आ रहा है। तो क्या उसी प्रकार देखेंगे कि हम 5674, यानी कि 5674, यानी कि स्टार्टिंग वाला 5 के सामने तो E लिख दिया है, उसके बाद लास्ट वाले के सामने 4 के सामने भी D लिख दिया है, लेकिन 6 7 के जगह क्या है, इसको प्लस करने पे जो आएगा उसको लिखना है यहाँ पे। तो 6 7 कितना आता है, 13, और 13 पे मेरा लेटर आता है M, उसी प्रकार M को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं किसका हमको पूछ रहा है। तो 6878 का पूछा हुआ है, यानी कि 6 स्टार्टिंग वाला तो पहले लिख ही देंगे। तो 6 पे कौन सा लेटर आता है मेरा, F, तो F लिख देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में 8 है, तो 8 मेरा कौन सा लेटर आता है 8 पे, H, तो H लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं 8 7 को हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, इसको प्लस करने पे जो आएगा वो लिख देंगे। तो 8 7 15, 15 पे हमारे कौन सा लेटर आता है, O, तो FOH मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मिरर इमेज क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि राइट साइड में मेरा मिरर रखा हुआ है, और मेरा फिगर किस टाइप का है, कि 2 सर्किल है, उसके अंदर ये बना हुआ है। तो कैसा फिगर हो जाएगा मेरा, बिल्कुल इसके अपोजिट फिगर, एक से गोल यहाँ आ जाएगा, एक सर्किल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिरर इमेज का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे पहले, क्या क्या है इसमें, क्या कह रहा है। तो पहला है शिमला, गंगटोक, फिर है लद्दाख, फिर है देहरादून। तो अगर हम अच्छा से देखेंगे यहाँ पे, तो शिमला जो कि मेरा हिमाचल प्रदेश का राजधानी होता है, गंगटोक मेरा सिक्किम का राजधानी हो जाता है, देहरादून मेरा उत्तराखंड का राजधानी हो जाता है। लेकिन लद्दाख देखेंगे ये किसी का राजधानी नहीं होता है, बल्कि ये खुद केंद्र शासित प्रदेश है एक तो इसलिए यहाँ पे लद्दाख आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे राजधानी के नाम दिए हुए हैं, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी का नाम दिया हुआ है। तो इसी तरह ये आंसर इसका लद्दाख हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखिए पहले हम एक एक करके लिख लेते हैं। 2 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद हमको बताना है क्या होगा इसके बाद, उसके बाद क्या है 82 है। देखें उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस अगर हम चेक करेंगे अच्छा से, तो 2 और 10, यानी कि यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। उसके बाद 10 और 26 के बीच कितना का डिफरेंस है, 16 का। उसको यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 16, यानी कि 8 के मल्टीपल में डिफरेंस आ रहा है।
8 का पहला मल्टीपल का डिफरेंस आया, फिर दूसरा मल्टीपल का, फिर अब तीसरा मल्टीपल का डिफरेंस आएगा। तो यानी कि 26 और 24 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे 50 मेरा आ रहा है। अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं कि मेरा ये पैटर्न सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं सभी में। तो यानी कि अब जो 8 का तीसरा मल्टीपल यहाँ पे डिफरेंस आया, अब जो डिफरेंस आना चाहिए कितना आना चाहिए 8 का चौथा मल्टीपल। तो चौथा मल्टीपल देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे इसका 32 है। 50 में 32 ऐड करने पे 82 आ जा रहा है। यानी कि हमने जो सोचा था वो बिल्कुल बिल्कुल सही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। 8 का मल्टीपल का डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 50। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। कहता है दिए गए वेन आरेख में वृत्त ए पुस्तकों को दर्शाता है। यानी कि वृत्त ए, जो भी सर्किल मेरा ए होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुस्तक को कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार बी कलमों को दर्शाता है। यानी कि बी जो सर्किल है मेरा किसको प्रेजेंट कर रहा है, कलम को। उसी प्रकार सी पेंसिलों को प्रेजेंट कर रहा है। सी किसको प्रेजेंट कर रहा है, पेंसिल को। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि कौन सी संख्या केवल पुस्तकों और पेंसिलों को दर्शाती है। यानी कि पुस्तक मेरा कौन सा है, ए, और पेंसिल मेरा है सी। यानी कि सिर्फ ए और सी में आना चाहिए। देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो देखिए ए है यहाँ पे और सी है मेरा यहाँ पे। तो अच्छा से देखेंगे कि ए और सी का ही पोजीशन हमको लेना है। यानी कि ए और सी दोनों में आना चाहिए और किसी में नहीं आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 वाला जो पोजीशन है वो ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, लेकिन बी में नहीं आ रहा। तो मेरा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। देखिए एक फिगर का क्वेश्चन है ये, इसमें नेक्स्ट हमको बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या है, पहले एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। फिर क्या है कि मतलब इस लाइन में जितने भी फिगर हैं सारे में वर्टिकल लाइन तो एक ही है, बस हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या बढ़ते जा रही है। यानी कि पहले एक था, उसके बाद 2 हो जा रहा है, उसके बाद 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हो जा रहा है। उसी तरह हम डायरेक्ट अब सीधे लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमको आंसर तो आखिर लास्ट वाले कॉलम का ही देना है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा कि नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन तो 3 ही रहेंगे सब में। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन 3 ही होंगे। बस क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर बढ़ते जा रहा है। यानी कि पहले 1 था, अब 2 है, फिर 3 हो जाएगा। यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइन जो मेरा सही आंसर हो जाएगा जिस भी ऑप्शन में होगा। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में मेरा 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमको मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें 3 हॉरिजॉन्टल भी लाइन है और 3 वर्टिकल भी लाइन है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं कौन सा लॉजिक मेरा फॉलो हो रहा है। अगर आपको पिक्चर छोटा लग रहा हो तो आप पिक्चर की क्वालिटी को हाई करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना अवेलेबल है नहीं सिस्टम की मैं उतना बड़ा करके आपको दिखा सकूं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। 13 है, रुकिए 13 है, 19 है, फिर 4 है। यहाँ पे देखें कौन सा लॉजिक मेरा लग रहा है। यहाँ पे अच्छा से अगर आप देखिएगा तो क्या हो रहा है ना कि 13 + 19 बटे 8, यही मेरा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि 13 + 19 कितना होता है मेरा 32। अब 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आता है 4। ठीक है, उसी पर हम दूसरा देखते हैं कि उसी तरह फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए 71 + 9 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आता है मेरा कितना 80/8 यानी कि 10। यहाँ पे 10 दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं 128 + 32 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 8, तो आ जाएगा कितना 20। तो 20 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक आपने देखा कि फॉलो हो रहा है कि ऊपर वाले दोनों नंबर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 8 कर दे रहा है, उसके बाद जो आ रहा है वही हमारा और नीचे वहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह का लॉजिक यहाँ पे लग रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एम्बेडेड फिगर का ये क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा फिगर में हमको ये एम्बेडेड मिल रहा है। तो यहाँ साफ से अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरा हमको खोजना क्या है, ये वाला ऐसा करके। यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। देखिए ये ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। ये एक फिगर कंप्लीट करने वाला ये क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा। जूम कर देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे कोई कैसा क्वेश्चन है। फिगर कंप्लीट करने वाला, जब भी आपको फिगर दिखे तो पहले आप क्या करें, जो दिया हुआ है पहले वही बना लीजिए। देखिए ऐसे है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्किल है, यहाँ पे एक पंचभुज है। तो पहले क्या होगा कि पहले हम इसको ऐसे करके पूरा करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ भी एक ऐसे बन जाएगा और एक पंचभुज यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ पे एक सर्किल। उसी प्रकार हम जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो ऐसे ऐसे, यानी कि एक सर्किल यहाँ भी आ जाएगा। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये एक स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। और पंचभुज जो बीच में दिया हुआ है, ये चारों कॉर्नर पे मेरा आ जाएगा। यानी कि पंचभुज चारों कॉर्नर पे, और गोल वाला जो है यह एक यहाँ, दो यहाँ होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मेरा दिख रहा है। देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है जो मेरा दो ही क्वेश्चन में, दो ही फिगर में हो रहा है, पहला दूसरा और तीसरा। लेकिन सर्किल यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में एक ही है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 2। तो 2 कौन सा फिगर में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 होगा। यहाँ पे कमीशन ने जो आंसर दिया है वो 1 को माना है, जो कि गलती है। उसने डिवाइड आंसर किए में इसको सही कर लिया था। तो आप भी ऑप्शन नंबर 3 को सही आंसर मानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं इसमें ये एक अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा अच्छा से, आप ओ के बाद पी यानी कि नेक्स्ट लेटर लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार ए के बाद मेरा नेक्स्ट लेटर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद क्या है, पी को एन लिखा हुआ है, यानी कि -2 किया हुआ है। तो इसी प्रकार हम भी -2 कर देंगे। तो सी को जब -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए। ठीक, उसी प्रकार ई के बाद एफ, यानी कि +1 -2 +1 -2, यही यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये करेंगे, +1 किए तो बी आ गया, -2 किए तो ए आ गया। फिर सी में +2 करना होगा, तो कितना आएगा, नहीं -2 तो किए थे। सी में अब क्या करेंगे, +1 -2, तो सी +1 करेंगे तो डी आ जाएगा। फिर आई में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। फिर डी में क्या करेंगे, BADG हो गया। आई में क्या किए थे, -2 किए थे। अब क्या करेंगे, डी में +1 करेंगे, +1 किए। फिर ई में क्या करेंगे, -2 करेंगे तो सी आ जाएगा। फिर एन में क्या करेंगे, +1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ओ। फिर टी में क्या करेंगे, -2 कर देंगे। मीन कि +1 -2 +1 -2 यहाँ पे हो रहा है। तो देखते हैं क्या आया मेरा, BATGECOR। तो कौन सा ऑप्शन में मेरा है, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 4। तो आपने देखा यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा था, +1 -2 +1 -2। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा मेरा डिफरेंट है। देखिए 122 है वो, इसको आप अच्छा से देखिएगा। तो क्या है यहाँ पे कि 122 को हम क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर +1। उसके बाद 170 को क्या कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर +1। उसके बाद 226 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर +1। इसको देखिएगा 256 दिए डायरेक्ट 16 का स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि सारे ऑप्शन में क्या हो रहा है, स्क्वायर +1 स्क्वायर +1। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है ये डायरेक्ट दिया हुआ है मेरा, स्क्वायर ही दे दिया है। तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये अगर ये भी 257 रहता तब सही होता, लेकिन ये 256 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए QPJK, यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न यहाँ अच्छा से फॉलो हो नहीं रहा है।
पैटर्न यहाँ पे यही लग रहा है कि सारा जो यहाँ पे मतलब पेयर है लेटर का, वो मतलब आपस में मतलब उसमें डिफरेंस बस वन का है, और बस एक बार इधर से लिखा हुआ है, एक बार इधर से लिखा हुआ है, फिर एक बार इधर से लिखा हुआ है, एक बार इधर से लिखा हुआ है। तो अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन आना चाहिए उसमें इधर से लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि इधर एन होना चाहिए और इधर ओ होना चाहिए। यहाँ पे जो कि उल्टा दिया हुआ है, एन ओ दिया हुआ है, फिर से इधर से, यानी कि दो बार इधर से ही लिखा हुआ है, एक बार इधर से होता तब ये ऑप्शन सही होता। यानी कि एन ओ जो है वो मेरा यहाँ पे डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अपोजिट लेटर का ये क्वेश्चन है डाइस का, बिल्कुल सिंपल सा। देखते हैं इसमें कैसे क्या चीज़ का अपोजिट पूछा हुआ है। तो बोला यहाँ पे हमको 3 का अपोजिट यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे किसका अपोजिट पूछ रहा है हमको? 3 का। देखते हैं। पहले तो सेम सेम लेटर जिसमें जो कॉमन होगा उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। तो पहले 1 2 3, पहला और दूसरा डैश को हम लेके चल रहे हैं। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज में हम लिख दिए। उसी प्रकार दूसरे डैश का भी 1 को पकड़ेंगे और उसके वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। तो 1 3 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का जो अपोजिट है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 का अपोजिट 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये होगा नहीं। यहाँ पे पहला और दूसरा डाइस में जो पैटर्न फॉलो होगा, ये यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो होगा कि 1 और 3 दोनों में कॉमन है। देखिए 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, यानी कि ये दोनों कॉमन है। तो ये यहाँ पे सीधा सा 2 का अपोजिट जो होगा मेरा 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा? 5। अब हम लेके चलेंगे दूसरा और तीसरा डाइस को, क्योंकि इसमें मात्र सिर्फ 3 ही कॉमन है। तो ये 3 5 1, उसके बाद 3 2 4, यानी कि 2 का अपोजिट 5 देखिए यहाँ पे आ गया, यानी कि मेरा वो सही था। और 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, लेकिन हमको पूछ रहा है किसका? 3 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का अपोजिट यहाँ पे सारा लेटर तो आ गया, लेकिन 6 नहीं आया। तो 3 का जो अपोजिट आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कहता है कि कि ए प्लस बी का अर्थ है, यानी कि ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जे मल्टीप्लाई के है पहले, तो जे मल्टीप्लाई के को क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मेरा बेटी, यानी कि जे जो है वो बेटी है के की। जे के की बेटी है, बेटी है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लिखेंगे। अब क्या है कि के प्लस एल, यानी कि प्लस का मतलब है पिता, यानी कि के पिता है एल का, यानी कि जे जो होगा वो भाई होगा। के पिता है एल का। के पिता हो गया एल का। फिर है एल डिवाइडेड बाय एम। एल डिवाइडेड बाय एम, यानी कि एल डिवाइडेड बाय का यहाँ मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी कि एल पुत्र है एम का। एल पुत्र है एम का, यानी कि पुत्र है, यानी कि ये अगर मेल था तो ये फीमेल हो जाएगा, और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, यानी कि ये माता पिता एक दूसरे के हो गए, जे और एल के। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एम जे से कैसे संबंधित है, यानी कि एम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जे की क्या है? माँ है। तो मेरा माँ सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अल्फ़ाबेट पैटर्न का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या रहा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। एल एम के एन जे ओ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप अच्छा से देखिएगा तो क्या है, यानी कि एक के बाद जो है एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एम के बाद एन, फिर एन के बाद ओ, उसी प्रकार ओ के बाद यहाँ पे पी हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे, यहाँ तो +1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इधर आप अल्टरनेट में देखिएगा तो क्या हो रहा है कि -1 हो रहा है।
L-1 k, फिर k-1 j, उसके बाद j-1 यहाँ पे i हो जाएगा। हमको तो यहीं पे बताना है कि क्या होगा, तो i मेरा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अल्टरनेट में +1 हो रहा था एक में, और एक अल्टरनेट में -1 हो रहा था। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 6 4 26, 5 6 4 26। यहाँ पे देखिए कैसे हम ये पैटर्न को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अच्छा से देखिएगा तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है कि इनटू माइनस करिएगा तब जाके कि मेरा 26 के बराबर आ जाएगा। यानी कि 5 × 6 - 4 26, उसी प्रकार 7 6 5 37। तो इंटू माइनस इक्वल टू ये आप करिएगा तो आ जाएगा 7 × 42 - 5 37। अब उसी प्रकार लास्ट में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। 4 8 10 वाट, तो इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 × 8 32, 32 - 10 22, तो 22 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंटू और माइनस करने पे लास्ट वाला मेरा कॉलम आ रहा था। ये पैटर्न फॉलो हो रहा था यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या रहा है, 7 है, 11 है, 13 17 23 37, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे देखिएगा कि जितना भी है, यानी कि 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17, फिर 17 के बाद तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 आता है, लेकिन 19 दिया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाला दिया हुआ है 23। यानी कि यहाँ जितना भी मतलब नंबर है सारा प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन हम देखेंगे अच्छा से, तो पहला जो दिया हुआ ये भी नॉट प्राइम है, दूसरा भी नॉट प्राइम है, तीसरा भी नॉट प्राइम है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 41। यानी कि ये जो सीरीज चल रहा है वो प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, तो प्राइम नंबर वाला ही मेरा आंसर हो जाएगा। और अच्छा से अब ये भी देखिएगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। यानी कि कभी जो भी लेटर आ रहा है नेक्स्ट, मतलब पिछले वाले से बड़ा ही आ रहा है, कभी छोटा नहीं आया है। तो यहाँ 37 के बाद बड़ा वाला है, इसका ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अब अगर हम बाकी 3 ऑप्शन को देखेंगे तो 37 के छोटा दिया हुआ है, तो वो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ऊपर से प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो 3 नंबर है ऑप्शन ही मेरा यहाँ पे सही ऑप्शन हो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 फिगर काउंटिंग का ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके का फिगर आए तो हम इसको किस तरह से गिनते हैं। पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, उसके बाद सारे को एक तरफ से प्लस कर देते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक सीरीज़ का क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए अच्छा से कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले तो लेटर्स को हम काउंट कर लेते हैं कि लिस्ट में लेटर्स कितने हैं। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 है। यानी कि हम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरीके का जहाँ भी क्वेश्चन आए तो वहाँ आप क्या करें, पहले लेटर्स को काउंट कर लें, उसके बाद उसको पेयर लगाने का कोशिश करें, जितना भी पेयर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 17 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई भी 17 जो कि एक प्राइम नंबर होता है, तो हम इसमें कोई भी पैटर्न लगा नहीं सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न एग्जैक्टली फॉलो होगा। तो बिल्कुल इसमें रैंडम सा पैटर्न फॉलो होगा, जो कि उतना पता नहीं चल पाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कोई प्राइम नंबर आ जाता है, उसको जब हमको सीरीज़ में सजाना हो। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ए बी बी, उसके बाद ए है, उसके बाद है बी, उसके बाद ए, फिर बी। यानी कि ए बी बी ए बी, फिर है ए बी, उसके बाद ए डी बी ए बी ए। ये मेरा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है मेरा, इस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कुछ कलम स्याही है, कुछ कलम, कलम बना लिए, कुछ कलम क्या है मेरा, स्याही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ कागज़ स्याही है। यानी कि कुछ कागज़ स्याही हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कुछ कागज़ स्याही है। सो निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी स्याही कलम है। तो सभी स्याही कलम, स्याही मेरा ये है, कलम यहाँ पे मेरा ये है, तो
सभी स्याही कलम तो है नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन मेरा साफ गलत हो गया। उसके बाद कहता है कुछ कलम कागज़ है, तो कुछ कलम भी कागज़ नहीं मेरा, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे तो आंसर मेरा हो रहा है बोथ नॉट फॉलो। तो देखना कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन मेरा बोथ नॉट फॉलो दिया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने फिगर को फिगर में हमको सुधार करना पड़ेगा। तो फिगर में जब हम सुधार करेंगे तो ये जो कागज़ हमने इधर बनाया था उसको कागज़ को हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, तब जा कर के उसके बाद हम ऑप्शन चेक करते हैं क्या आता है। कागज़ हम जब यहाँ बनाएंगे तब देखेंगे कि जो दूसरा निष्कर्ष था कुछ कलम कागज़ है, तब यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है मेरा कलम का कागज़ में आ रहा है, तब मेरा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा जो ऑप्शन नंबर 3 है केवल निष्कर्ष 2 अनुसार निकलता है, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बोथ नॉट फॉलो रहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो हमको अपने फिगर में ही बदलाव करना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऊर्जा जूल, यानी कि ऊर्जा की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। उसके बाद शक्ति की यही एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में सभी का एसआई यूनिट भी अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में टिपिकल नहीं पूछता है, वो आसान ही रहता है जो कि आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इस 17 जनवरी शिफ्ट 2 का मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट शिफ्ट का 17 मार्च 2020 का जो शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था उसका पेपर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इसी प्रकार मैं जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए टोटल में सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह डेली मैं आपको एक एक शिफ्ट का सोल्यूशन करवाते जाऊँगा। और मेरे वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू।